हेलो बच्चों, मैं उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी स्वस्थ होंगे ही, क्योंकि अभी कोरोना के काल में अभी अपना स्कूल ओपन होने वाला था, लेकिन आपको भी मालूम है कि वापस से ही थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। यहाँ थोड़ा क्या मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया कोरोना, तो इसके चलते अभी स्कूल वगैरह ओपन नहीं हुए हैं। फिर भी कुशाल सर ने और महेंद्र सर ने आपके लिए एक अच्छी सोच रखी है कि आपके ऑनलाइन के द्वारा आपकी पढ़ाई जारी रखी जाए, ताकि आपका कोई नुकसान नहीं हो। तो दीपावली से पहले हमने ये पढ़े थे अर्थशास्त्र, ये आपके अर्थशास्त्र इको, इसके हमने 3 लेसन पढ़ लिए थे, यानी वीडियो के माध्यम से जो आपके पास होंगे भी। आज हम पढ़ेंगे इसका सब्जेक्ट इको यानी अर्थशास्त्र यानी इको, चैप्टर 4 पूर्ति। और फिर भी इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। पूर्ति यानी किसी भी चीज़ की कोई खामी होती है, कमी होती है, उसे उसको देना पूर्ति हो जाती है। जैसे अभी मान लीजिए आपको खाना खाना है, आपको भूख लग रही है, और अगर खाना मिल जाए तो आपके शरीर को उसकी पूर्ति मिल गई। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल के जरिए ही बता दिया आपको। अभी हम पढ़ेंगे पूर्ति यानी सप्लाई। जिस प्रकार से पेड़ लगने लगते हैं कि सूखने लग रहे हैं, अब इसको पानी की जरूरत है, जैसे पानी डाला पेड़ों को उसकी पूर्ति मिल गई, यानी उसको खाना मिल गया। शुरुआत हम इसकी प्रस्तावना से करते हैं। बाजार आधारित अर्थतंत्र में मांग और पूर्ति के परिबल वस्तु की कीमत का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो बाजार है, बाजार में जो अर्थतंत्र हमारी आर्थिक दशा है, आर्थिक स्थिति है हमारी, किसके इर्द गिर्द जुड़ती है? बाजार के। अब बाजार में क्या होता है, हम बाजार जाते क्यों हैं? क्योंकि हमारे मन में कोई ना कोई चीज़ लेने की होती है, यानी मांग होती है। अब जैसे हमें वो चीज़ कुछ जिसे हम लेने गए वो हमें जो मिल जाती है वो हमारी हो गई पूर्ति। हम जा रहे तो इसीलिए ना, बिना वजह टाइम पास करने तो हम जा नहीं सकते। कई बार टाइम पास करने भी जाते हैं। परिबल वस्तु की कीमत का निर्धारण करने में, अब ये जब हम कब चीज़ें मांगेंगे, चलो एक चीज़ बताइए, कब मांगते हैं? जब हमें कोई चीज़ सस्ती लगती है तब हम उसकी, यानी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने में। वस्तु की कीमत अगर कम होती है ना तो मन करता है चलो खरीद लेते हैं, और जैसे भाव कोई चीज़ उठाई, पूछा ये तो महंगी है, हम उसको वापस से रख देते हैं। तो जो हमारी जो मांग होती है किसी भी वस्तु की, तो कब होती है? जब वस्तु की कीमत कम होती है तो हमारी मांग हो जाती है, यानी हमारा खरीदने का मन होता है। और जैसे ही हमने वो कम कीमत वाली वस्तु खरीदी तो हमारी पूर्ति हो गई। मेन दोनों चीज़ किस पर निर्भर हुई? वस्तु की कीमत पर। कि कीमत के ऊपर ही डिपेंड होता है कि हम उसे खरीदें या नहीं खरीदें। सस्ती है तो खरीद लेंगे, महंगी है तो हम उसको सिर्फ देख के आ जाएंगे, कह के आते हैं ठीक है भैया हम अभी आ रहे हैं, कुछ देर में आ रहे हैं। आई समझ में? इसीलिए मांग को समझने के लिए पूर्ति को समझना अनिवार्य है। मांग को समझने के लिए, मांग कब कैसे होगी, कैसे करेंगे हम मांग, इसको समझने के लिए हमें क्या, अब मांग इसके लिए हमें क्या करना है? पूर्ति को समझना जरूरी है कि हम अपनी पूर्ति, हमें जो चीज़ चाहिए वो हम किस प्रकार से पूरी कर सकते हैं। बाजार में विविध चीज वस्तुओं की मांग होने से उनकी पूर्ति बाजार में हो, वह भी जरूरी है। अब बाजार में क्या होता है, बहुत सारी चीज वस्तुएं होती है, ये बाजार में ही होती है। हम घर में थोड़ी, घर से भी हम कई बार ऐसे कर देते हैं व्यापार, लेकिन बाजार एक ऐसा है जहाँ पर बहुत सारी विविध प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती है। वस्तुओं की मांग होने से पूर्ति बाजार में वह भी जरूरी है। अब मांग, अगर मान लो हम मार्केट में जाते हैं, किसी चीज़ की मांग करते हैं, तो बाजार में वो होनी भी ज़रूरी है, तभी तो हमारी पूर्ति होगी ना। अगर हम गए और चीज़ दुकान वाला बोलता है या व्यापार बोलता है कि हमारे पास तो वो है ही नहीं, तो हमारी पूर्ति कैसे होगी? इसीलिए बाजार में जिस वस्तु की मांग हम करने जा रहे हैं उसकी पूर्ति होना भी जरूरी है, यानी उनके पास वो वस्तु होना भी आवश्यक है। वस्तुओं की मांग में जैसे जैसे परिवर्तन होता है
यानी अगर मान लीजिए वस्तु की मांग है, अब थोड़ा सर्दी हल्की फुल्की ठंडी हो रही है, तो क्या आप जाके बर्फ़ वगैरह आइसक्रीम वगैरह लोगे? यानी थोड़ा कम हो गया, खाएंगे तो सही लेकिन कम मात्रा में। ये किसके ऊपर फर्क पड़ता है? परिवर्तन, जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, जिस मौसम का परिवर्तन हुआ या महंगाई हुई, मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा है तो लोग वैसे भी डर से भी आइसक्रीम नहीं खाते हैं। तो ये वस्तुओं की मांग में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, यानी जो कम लेने लगते हैं, वैसे वैसे वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन होता रहता है। वैसे वैसे हमें क्या होता है, जब हम मांग ही नहीं करेंगे तो हमारी पूर्ति भी कम होएगी हमारी, क्योंकि हमें नहीं चाहिए अभी आइसक्रीम वगैरह कोल्ड चीज़ें वगैरह। तो बाजार में उनके पास भी, बाजार में मार्केट में वो चीज़ कम आएगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि परिवर्तन हो रहा है लोगों की मांग में, तो वो पूर्ति में भी परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए अलग अलग कीमतों पर वस्तुओं की मांग भी अलग अलग होती है। हर वस्तु की मांग एक सी तो नहीं होती ना, हर वस्तु की। अब वस्तुओं की इसीलिए अलग अलग कीमतों पर वस्तुओं की मांग भी अलग अलग होती है। अब 100 रुपए की चीज़ लेने जाओगे तो वो वस्तु 100 रुपए वाली ही मिलेगी ना, आप 100 रुपए में 200 वाली तो नहीं ले सकते, या 200 रुपए में आप 100 रुपए की नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि अलग अलग कीमत है तो वस्तु की मांग भी अलग अलग की है। अब आप जाके ऐसे थोड़ी कहोगे 100 रुपए के 2 कुर्ते दे दे या 2 टी-शर्ट दे दे, नहीं कह सकते, क्योंकि हर वस्तु की अपनी अलग अलग मांग होती है और अलग अलग कीमत होती है। ठीक उसी प्रकार अलग अलग कीमतों भी वस्तु की पूर्ति भी अलग अलग होती है। उसी प्रकार से जितनी आप कीमत दोगे उतनी आपकी पूर्ति होगी। अब 100 रुपये दोगे तो आप 100 रुपये की चीज़ लाओगे, 500 दोगे तो 500 की लाओगे। ऐसा तो है नहीं 500 में 1000 की लोगे या 500 में 100 रुपये की लोगे। जितनी हम कीमत वस्तु की देते हैं उसी प्रकार से हमारी पूर्ति भी उसके अनुसार ही होती है। ये था हमारी प्रस्तावना की पूर्ति क्या होती है, किसे कहते हैं। अब है पूर्ति और जत्था का कार्य। जत्था मतलब स्टॉक, काफ़ी सारा सामान। सामान्य रूप से उत्पादन, पूर्ति और जत्थे के बीच हम कोई भेद नहीं समझते हैं। उत्पादन यानी वस्तुओं को उत्पादन करना, खेती करना, उगाना। पूर्ति यानी लोगों को जिस चीज़ की आवश्यकता उन्हें वो वस्तु मिलना, उसकी पूर्ति। और जत्था यानी स्टॉक। ये तीनों अगर समझने लगे तो एक ही चीज़ है, किंतु अर्थशास्त्री उत्पादन, जत्था और पूर्ति, इनके बीच अंतर करते हैं। अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि जो तीनों चीज़ें उत्पादन है, पूर्ति है और जत्था है, ये तीनों अलग अलग होती है। इनके बीच वो अंतर बताते हैं। कौन बताते हैं? अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्र में जो महान व्यक्ति जो होते हैं उन्हें अर्थशास्त्री कहते हैं। सबसे पहले, अब उनके अनुसार है तो अलग अलग बताया, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पादन। निश्चित समयावधि में उपलब्ध साधनों के द्वारा, निश्चित समय में यानी एक ऐसा समय जो फिक्स है उसके, और उसमें उनके पास जो साधन है, साधन क्या, जैसे उत्पादन करने के मशीन वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, अगर खेती है तो ट्रैक्टर वगैरह, खेती में बिजली, लाइट, ये सब उत्पादन के साधन जो होते हैं। जितने प्रमाण में वस्तुओं का नव सृजन हो, यानी जितनी मात्रा में नई वस्तुओं का उत्पादन होता है उसे उत्पादन कहते हैं। यानी नई वस्तु जितनी मात्रा में उनके पास जो भी साधन है और जिस समय में, यानी एक वक्त मान लीजिए आप कि एक समय में और जो उनके पास साधन है उसमें, उन दोनों के जरिए वो जो नई चीज़ का उत्पादन करते हैं, नई चीज़ बनाते हैं, उसे उत्पादन कहते हैं। उत्पादन नवसर्जित यानी नई वस्तुएं, नवसर्जित नई बनी हुई वस्तुएं, चीज वस्तुओं को प्रमाण दर्शाता है। यानी एक समय में जो उनके पास जो साधन थे उसमें उन्होंने कितनी चीज वस्तुएं नई और बनाई है, वो होता है उत्पादन। फिर है पूर्ति। ये तो था हमारा उत्पादन। अब है पूर्ति। निश्चित समय अवधि में कोई भी उत्पादक, उत्पादक किसे कहते हैं? जो उत्पादन करने वाला होता है उसे उत्पादक कहते हैं। उत्पादन का जो भाग बेचने की इच्छा, उत्पादक जो जिसने वस्तु को उत्पादन किया है, वो उत्पादन का जो भाग बेचने की इच्छा, यानी जितना उत्पादन किया उसमें से जितना उसको बेचना है, बेचने की इच्छा है, शक्ति और तैयारी दर्शाता है। यानी जितनी उसने, उत्पादक ने जितनी नई वस्तुओं का जो उत्पादन किया है, अब उसको वो कितनी मात्रा में बेचता है बाहर,
शक्ति और तैयारी, यानी एकदम रेडी है, वो तैयार है वो माल, उसे पूर्ति कहते हैं। यानी वो बाहर निकालने के लिए तैयार है कि लोगों के पास वो वस्तु पहुंचे, उसे कहते हैं पूर्ति। और जत्था यानी मैंने स्टॉक बताया, स्टॉक यानी बहुत सारा। जत्था अर्थात वस्तु की कुल विक्रय योग्य इकाई का, यानी ऐसी वस्तु जो एकदम से बेचने योग्य प्रमाण में है, उसे जत्था कहते हैं, यानी स्टॉक। एक पोटली है, 10 किलो दूध है, कुछ भी है मान लीजिए, जिसे हम बेचने वाले, आज जैसे मान लीजिए किसी ने अचार बनाया 5 किलो का और वो एकदम रेडी है, पैकेट बना के रख दिया कि मैं बेचने को तैयार हूँ, तो वो होता है विक्रय, जत्था। सर्वप्रथम हम पूर्ति के अर्थ को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। पूर्ति का अर्थ समझने के लिए कई मुद्दों को समझना भी अनिवार्य है। ये आपको आ ही गया होगा, एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि मांग और पूर्ति, अगर हम कोई वस्तु मार्केट में लेने जाते हैं तो वो हमारी मांग होती है, और अगर वो वस्तु हमने खरीद ली वो हमारी पूर्ति हो गई। लेकिन उसके उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कीमत। अगर हमें कीमत सही लगती है तो हम वस्तु की मांग करेंगे और हमारी पूर्ति होगी। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होती है। अलग अलग वस्तु की मांग होती है, क्यों? क्योंकि कीमत अलग अलग होती है और अलग अलग की वस्तु की पूर्ति होती है। जैसे जैसे हम वस्तु की मांग करेंगे, जितने हम पैसे मार्केट में देंगे उसके अनुसार हमें वो वस्तु की पूर्ति होगी। उसके बाद हमने पढ़ा पूर्ति और जत्थे का अर्थ की पूर्ति क्या होती है, जत्था। सबसे पहले उत्पादन किसे कहते हैं कि निश्चित समय अवधि में जो उनके पास उपलब्ध जो साधन है उनके द्वारा नई चीज वस्तु जो बनाई जाती है उसे उत्पादन कहते हैं। फिर है पूर्ति। निश्चित समय में कोई भी उत्पादक यानी जो बनाया जिसने वो होता है उत्पादक, अपने उत्पादन की जितनी भी मात्रा वो बेचने के लिए बाजार में निकालता है, तैयार है भाई मैं इतना बेच सकता हूँ, उसे कहते हैं पूर्ति। और जत्था किसे कहते हैं? एकदम से रेडी पैकिंग वगैरह करके जितनी मात्रा में वो तैयारी करके रखता है वो होता है जत्था। ये तीनों अभी हमने पढ़े। अब है विक्रय की। सर्वप्रथम हम पूर्ति के अर्थ को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हमें क्या समझना है? एकदम से पूर्ति किसे कहते हैं, एकदम से सबसे पहले हमें यही पढ़ना है। पूर्ति का अर्थ समझने के लिए कई मुद्दों को समझना भी जरूरी है। अब हम पहला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे विक्रय की तैयारी। विक्रय यानी बेचना, क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना, उसकी तैयारी। किसी उत्पादन या विक्रेता के पास, उत्पादक यानी जो वस्तुओं को उत्पादन करता है, बनाता है, या विक्रेता बेचने वाला जो वस्तु को बेचने वाला हो, उसके पास वस्तु का प्रमाण हो, उसे पूर्ति नहीं कहा जाता। अब उसके पास क्या है कि बहुत सारा सामान है, तो क्या उसे हम पूर्ति कहेंगे? नहीं, वो तो उसका अपना सामान है, उसने बनाया है और वो विक्रेता है, उसको बेचना है, लेकिन हम उसे पूर्ति नहीं कह सकते। उदाहरण, क्योंकि पूर्ति कब कहेंगे? जब वो बेचेगा सामान, उसने तो बनाया है सिर्फ बेचने के लिए, ना कि अभी बाजार में निकाला है। एक उदाहरण के रूप में, राजकोट की ऑयल मिल के व्यापारी के पास तेल के 500 डिब्बे हैं। एक राजकोट का एक व्यापारी है, उसके पास तेल के 500 डिब्बे हैं, किंतु तेल के भाव बढ़ने की अपेक्षा से एक भी डिब्बा बेचने की तैयारी न हो। उसके पास है, स्टॉक है इतना कि 500 डिब्बे हैं, लेकिन वो क्या सोच के बैठा है कि भाव जब बढ़ेंगे ना तब मैं बेचूंगा, अभी नहीं बेचूंगा। यानी उसने रख रखे हैं खुद के पास, तो वो बेच ही नहीं रहा, यानी वो तैयार ही नहीं है। तो तेल के डिब्बे की पूर्ति शून्य कही जाएगी। शून्य यानी नहीं के बराबर, क्योंकि वो बेच ही नहीं रहा, बाहर निकाल ही नहीं रहा, तो पूर्ति कैसे होगी हमारी? मान लो अभी मेरे को एक तेल का डिब्बा चाहिए या आपको चाहिए, हमें तो चाहिए, लेकिन वो सामने वाला निकालेगा ही नहीं, तो हमारी पूर्ति कैसे होगी? यानी वो पूर्ति शून्य यानी नहीं के बराबर होगी, जीरो होगी, वो दे ही नहीं रहा। किंतु व्यापारी 500 डिब्बों में से 300 डिब्बे वर्तमान भाव पर बेचने की तैयारी हो। अगर मान लीजिए उसके पास 500 डिब्बे और 300 डिब्बे वो निकाल रहा है बेचने के लिए,
तो तेल के 300 डिब्बे को पूर्ति कहा जाएगा, क्योंकि 300 डिब्बे जो तेल के हैं बाहर निकल रहे हैं, बाजार में आ रहे हैं। अब बाजार में आ रहे हैं तो आपको भी लेना, मुझे भी लेना और लोगों को भी लेना, यानी वो पूर्ति के लिए हमें जो चाहिए, हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी कर रहा है। तो किसे कहेंगे? जब वो 300 डिब्बे तेल के पूर्ति के यानी बाहर बेचने के लिए निकालेगा, उसे पूर्ति कहा जाएगा। और जो वो स्टॉक करके रख रहा है, भाई तैयार है, भाव बढ़ने पे बेचूंगा, तो वो पूर्ति नहीं कही जाएगी। फिर है विक्रय शक्ति। विक्रेता जिस वस्तु को बेचना चाहता है, यानी विक्रेता कौन? जो वस्तुओं को बेचना चाहता है, जिसे विक्रेता कहते हैं। बेचने वाले को विक्रेता, खरीदने वाले को क्रेता। उस वस्तु का प्रमाण उसके पास होना चाहिए। अब कोई भी वस्तु जब हम बेचेंगे तो हमारे पास वो वस्तु होनी चाहिए। जब वस्तु तो है ही नहीं और मार्केट में जाके ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे कि लोग बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कोई चीज़ तो होनी चाहिए। तेल के विक्रेता के पास तेल के 500 डिब्बे हो और वह 1000 डिब्बे बेचने की इच्छा रखता हो, और डिब्बे उसके पास 500 ही है और बेचने की इच्छा रखता है 1000, तो 1000 तेल के डिब्बे की पूर्ति नहीं कहा जा सकता। जब चीज़ ही नहीं है हमारे पास, उत्पादन ही नहीं है, तो हम क्या बेचेंगे उसको? तो उसके पास है 500 है, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं 1000 बेचूं, बेचेगा कहाँ से? जब उसके पास इच्छा होने से थोड़ी काम होता है, उसके पास उस वस्तु का उत्पादन भी होना चाहिए, वो वस्तु भी होनी आवश्यक है, क्योंकि उसके पास विक्रय मात्र तेल के सिर्फ 500 डिब्बे, यानी बेचने के लिए उसके पास कितने डिब्बे? 500 ही है। 1000 की इच्छा रखता हो तो वो उसकी पूर्ति नहीं कही जा सकती। सिर्फ 500 डिब्बे तेल के हैं, इसीलिए तेल के 500 डिब्बों को तेल की पूर्ति कह सकते हैं। यानी 500 जो वस्तु वो बाहर निकालेगा वही पूर्ति होगी। 500 लोग ही खरीदेंगे ना, 1000 लोग कैसे खरीदेंगे 500 का? आधा आधा तेल का डिब्बा थोड़ी लेके आएंगे। अब है विक्रय की इच्छा। वस्तु बेचने की शक्ति और तैयारी होने के साथ साथ उत्पादक को की वस्तु बेचने की इच्छा भी होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास सामान तो बहुत सारा, आपका मन ही नहीं करा बेचने का, तो क्या वस्तु बिकेगी? पूर्ति होगी बाजार में? हो ही नहीं सकती। अब ये बुक है, ऐसे खोल के बैठने से पढ़ाई थोड़ी होगी। हम पढ़ेंगे, हमारे में ज्ञान आएगा तो हमारे में कुछ प्राप्त होगा हमको। ऐसे ले लेके नहीं होता है। पड़ी है यहाँ पे पेंसिल, सोच रही हूँ उठा लूँ, हाथ ही नहीं लगाऊंगी तो क्या उठा सकती हूँ? नहीं ना। वही चीज़ है, जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी, हमारी शक्ति किसी वस्तु को बेचने की नहीं होगी, तब तक हम उस वस्तु को बेच नहीं सकते और उसकी पूर्ति बाजार में भी नहीं हो सकती। उपरोक्त विषय के आधार पर ऐसे कहा जा सकता है कि अलग अलग कीमतों पर निश्चित समयावधि के दौरान उत्पादन का जो भाग बेचने की तैयारी दर्शाता है उसे पूर्ति कहते हैं। यानी ये जो संपूर्ण हमने पढ़ा उसमें क्या था? अलग अलग कीमतों पर और एक निश्चित समयावधि है और कीमतें अलग अलग है। उस समय में अगर उत्पादक अब जो वस्तु नई उसने जो बनाई है, अगर वो बेचने के लिए तैयार हो जाता है और वो वस्तु मार्केट में आ जाती है, तो उसे पूर्ति कह सकते हैं। अब है हमारा पूर्ति और जत्था के बीच अंतर। जत्था मैंने अभी बताया, स्टॉक, काफ़ी सारा जो माल होता है उसको जत्था कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। सामान्य तौर पर जत्था और पूर्ति को समान माना जाता है, किंतु वे दोनों एक दूसरे के भिन्न हैं, भिन्न मतलब अलग है। प्राय वर्तमान कीमत पर, यानी जिस समय जो वस्तु की कीमत चल रही है, वस्तु को बेचने की तैयारी हो। अब भी मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है और उसी वक्त वो तैयार है बेचने के लिए, तो बेचने की तैयारी न हो, ऐसी वस्तु के कुल प्रमाण को जत्था कहते हैं। अभी 100 रुपये की वस्तु है और वो तैयार भी है बेचने के लिए भी, लेकिन मतलब वस्तु इस समय में कीमत पर अभी 100 रुपये किसी वस्तु की कीमत चल रही है और वो बेचने की तैयारी हो, लेकिन बेच नहीं रहा हो, तो वो क्या हुआ? स्टॉक हुआ। यानी वो तो पड़ा ही है ना, माल जो दिख रहा है वो रखा है बस,
हम उसको निकाल ही नहीं रहे बाहर। अगर निकालेंगे तो पूर्ति हो जाएगी, लेकिन हमारे पास तैयार है। अभी इस समय में मेरे पास बहुत सारा सामान है, एकदम रेडी तैयार है, बेचने लायक है, लेकिन मैं बेच रही नहीं, तो वो तो मेरे पास स्टॉक ऐसे कैसे रहेगा। उसे कुल प्रमाण जत्था कहते हैं, यानी बहुत सारा सामान, यानी स्टॉक पड़ा है मेरे पास मगर मैं बेच नहीं रही और वो तैयार भी है। अब है वस्तु का जो प्रमाण प्रवर्तमान कीमत पर, वस्तु का या प्रमाण यानी जितनी मात्रा में जो वस्तु है प्रवर्तमान कीमत पर, उस वक्त की जो कीमत है उस पर उत्पादन विक्रय करने के लिए तैयार न हो, उसे जत्था कहते हैं। आ समझ में, प्रवर्तमान समय में जो समय निश्चित है उसमें माल तैयार भी है, बेचने योग्य भी है, लेकिन बेच ही नहीं रहे, रख रखे सजा के, उसे कहते हैं जत्था। उदाहरण, उत्पादन के पास वस्तु की 500 इकाई हो, किसी भी वस्तु की अगर 500 इकाई हो, 500 पैकेट हो, 500 किलो हो, 500 सूट हो, जो भी हो है, जिसमें से 300 इकाई में बेचने की तैयारी दर्शाता हो। 500 में से वो 300 की मन है उसका बेचने का, दर्शाता है कि मैं बेच सकता हूँ, तो पूर्ति कितनी कही जाएगी? 300 की, क्योंकि वो 500 है तो तैयार, लेकिन वो बेचे तो ना। इस प्रकार उत्पादक की वस्तु बेचने की शक्ति को ही जत्था कहते हैं, यानी उसकी इच्छा है भी और नहीं भी है, यानी सामान तैयार है लेकिन बेचने का एक मन भी तो होना चाहिए इंसान का, जो उसके पास है नहीं, तो वो उसे बेच नहीं रहा, अपने पास रख रखा है, उसे क्या कहते हैं? उसे जत्था कहते हैं। और प्रवर्तमान कीमत पर बेचने की शक्ति और तैयारी को पूर्ति कहते हैं, यानी अगर उसकी इच्छा है सामान निकालने की तो वो पूर्ति हो गई। जो जैसे ये 500 में से 300 बेच रहा है तो 300 वो पूर्ति हुई, जबकि 200 तो क्या हुआ? तैयार तो है मगर मन नहीं है, तो वो स्टॉक हुआ। इस प्रकार जत्था अर्थात वस्तु के कुल विक्रय पात्र इकाई का प्रमाण पूर्ति जत्थे से कम हो सकता है। अब 500 वस्तु थी, 500 में से 300 निकाल लेगा तो उसका जत्था तो कम हुआ ना, बचा कितना? 200। जत्था और उत्पादन दो अलग अलग विषय हैं, यानी जत्था तो एक तैयार करके सामान रखा हुआ वो है, उत्पादन एक नई वस्तु जो बनाई हुई है वो है, क्योंकि गत उत्पादन में से न बेची गई इकाई का भी जत्थे में समावेश हो जाता है। कैसे हो जाता है? कि जो 500 जो वस्तु थी उसमें से उसने 300 तो निकाल दी, पूर्ति हो गई वो हमारी, वो बेच दी, लेकिन जो 200 बचा तो वो 200 साइड में रखो। अब जो नया उत्पादन बचा, नया उत्पादन हुआ, नई वस्तुएं जो बनाई उसने, वो वस्तु और 200 पहले के थे, दोनों का क्या हो गया? समावेश हो गया, दोनों मिल गई। यानी अगर इस बार भी मान लीजिए वो 500 इकाई का ही कुछ उत्पादन करता है तो 500 प्लस 200 700, तो वो क्या हुआ? जो बेची गई नहीं थी ना पिछली बार जो उत्पादन किया था और उसने जो बेची नहीं थी वो भी इसी स्टॉक में इकट्ठी हो जाएगी, यानी मिला लिया जाएगा, तो वो हो गई 700। व्यवहारिक तौर पर कहे तो विक्रेता के पास दुकान या गोदाम में वस्तु की विक्रय पात्र इकाई का प्रमाण अर्थात जत्था और उसमें प्रवर्तमान कीमत पर जो प्रमाण बेचने की तैयारी या इच्छा अर्थात पूर्ति। अगर व्यक्ति जितनी मात्रा में उसने उत्पादन किया है, जितनी मात्रा में वो उत्पादन है, तैयार है माल, लेकिन वो बेचने के लिए अगर आधा ही माल तैयार करता है, बाहर निकालता है, तो वो पूर्ति होती है। लेकिन जो उसके पास 200 चीज़ें जो बच गई वो उसका स्टॉक यानी जत्था कहा जाएगा। और जब नई वस्तुओं का सृजन होगा, नई वस्तु जब बनाई जाएगी, तो जो पुरानी वस्तुओं का जो 200 इकाई पहले की रखी हुई है वो भी नई वस्तु यानी नया जो वर्तमान में जो उत्पादन हो रहा है उन इकाई, वो पुराना जो सामान रखा हुआ वो भी उसमें ही सम्मिलित कर लिया जाएगा, यानी समावेश उसका भी इसमें हो जाएगा और वो जत्था ही कहा जाएगा। पूर्ति, जत्थे में से जो निकाला वो पूर्ति और जो उनके पास है गया वो जत्था। ये था पूर्ति और जत्थे के बीच अंतर की दोनों होते क्या हैं। फिर है, अभी हमने पढ़ा
आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये विक्रय की तैयारी, यानी जब एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ मैं थोड़ा बहुत ये, कि विक्रय की तैयारी यानी उत्पादक जिन वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार हो, मतलब जिन वस्तुओं को विक्रेता के पास प्रमाण हो, उसे बेचने के लिए भी वो तैयार हो, तो वो होता है पूर्ति। लेकिन अगर उसके पास, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था 500 डिब्बे तेल के थे, लेकिन उसने 300 डिब्बे ही निकाले और 200 अपने पास रखे, तो पूर्ति कितने की होती है? 300 डिब्बों की। और 200 डिब्बे जो उसके पास रह गए वो हो गए स्टॉक में, यानी जत्थे में। फिर है विक्रय शक्ति। विक्रय शक्ति में क्या है? आपके विक्रय बेचने की शक्ति तो बहुत है, लेकिन आपके पास वस्तुएं होनी चाहिए। जब आपके पास अगर कोई वस्तु कम है तो आप उसको ज़्यादा कैसे बेच सकते हो? इसमें एग्जाम्पल भी था कि 500 डिब्बे हैं और आप उसको 1000 डिब्बे बेचने की आपकी इच्छा है, शक्ति है, तो क्या पॉसिबल होगा? ये नहीं होगा। आप 500 डिब्बे कहाँ से लाओगे? उसे क्या पूर्ति कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके पास जितनी मात्रा में जो साधन है और जितनी मात्रा में आप बाहर बाजार में बेचने के लिए निकालते हो, उसे ही पूर्ति का रूप दिया जाता है। अगर 500 डिब्बे हैं और 1000 निकालने की इच्छा रखते हो तो वो पूर्ति नहीं कही जा सकती, और 500 डिब्बे हैं और 500 को ही बाहर विक्रय करने के लिए निकालते हो, बेचते हो, तो वो पूर्ति कहलाती है। फिर था विक्रय की इच्छा। आपके पास सामान पूरा है, रखा हुआ है, तैयार है, बेचना है, लेकिन मन नहीं है, तो भी पूर्ति नहीं कहलाई जाती। पूर्ति कब कहलाई जाती है? उसके लिए मन होना चाहिए, बेचने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तब होता है वो पूर्ति। उसके बाद हमने पढ़ा पूर्ति और जत्थे के बीच अंतर, की पूर्ति क्या होती है और जत्था क्या होता है। पूर्ति वो होती है जिससे जितनी निश्चित समय अवधि में निश्चित उत्पादन, जो भी आपका उत्पादन है, उस समय अवधि में कीमत पर आप जो वस्तुओं को बाजार में निकालते हो, बेचते हो, वो पूर्ति होती है। और अगर आपके पास तैयार माल है, आपका मन नहीं है बेचने का, तो वो आपका होता है जत्था, यानी जिस वस्तुओं को जितनी बेचनी हो वो आपकी पूर्ति। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल था 500 रुपये, 500 इकाई जिसने उत्पादन के लिए उन्होंने बाहर निकाली, लेकिन 300 ही बेचने की का मन था, 200 नहीं था, तो वो जो तैयारी थी, जो बाजार में जो निकाला, वो तो पूर्ति हो गई। लेकिन जो 200 रखे वो स्टॉक है। और इसके साथ ही अगर नया कोई उत्पादन करते हैं, तो नया उत्पादन करने के साथ ही जो 200 डिब्बे जो इकाई बची है, वो भी फिर इस पुराना वाले में वापस से सम्मिलित कर दिया जाता है, तो वो भी एक पूर्ति नहीं कहलाएगी, वो भी एक जत्थे का रूप ही होता है, क्योंकि वो पुराना वाला भी हमने नवसर्जित वस्तुओं के अंतर्गत उसको रख लिया। ये था अभी हमारा पूर्ति और जत्थे के बीच में अंतर। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद पूर्ति को असर करने वाले परिबल, यानी ऐसे कौन से परिबल है जिनके द्वारा पूर्ति को असर किया जाता है। आप ये ध्यान से पढ़ना, पूर्ति सप्लाई कि ये क्या पढ़ा है, उसके बाद ही आगे का हम पढ़ेंगे। पूर्ति को असर करने वाले परिबलों को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। एक वस्तु की कीमत, और कीमत के अलावा अन्य परिबल। किसी भी चीज वस्तु की पूर्ति नीचे दर्शाए गए परिबलों के आधार पर होती है। पूर्ति लोगों की कब होती है? जब उन्हें सही वस्तुओं की कीमत के द्वारा किया जाता है। अब कीमत अगर ऊपर नीचे होती है तो हम भी 4 बार सोचते हैं, खरीदें नहीं खरीदें, क्या करें क्या नहीं करें, हमारे मन में भी कई सारे सवाल उठते हैं। पहला इसमें वस्तु की कीमत। वस्तु की पूर्ति को असर करने वाला सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक परिबल कीमत है। यानी अगर हमें कोई वस्तु चाहिए और वो हमारी पूर्ति कब होगी? जब हमें सही वस्तु की कीमत मिलेगी। अगर महंगी है तो हम वो वस्तु या तो लेंगे ही नहीं, या लेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में लेंगे। महत्तम लाभ के लिए, यानी अधिक से अधिक लाभ के लिए उत्पादन करने वाला उत्पादक वस्तु की कीमत बढ़े तो वह वस्तु की पूर्ति बढ़ाने को तैयार होता है। अगर वस्तु का जैसे उत्पादन ज़्यादा होता है तो बाहर भी ज़्यादा ही निकालेंगे, ऐसा तो है नहीं, वस्तु तो बहुत सारी है और वो बाहर निकाल ही नहीं रहे। यदि कीमत घटे तो उत्पादक वस्तु की पूर्ति भी घटा देता है, कि कीमत कम हो गई तो वो उत्पादक भी थोड़ा सा
कम कर देता है। इस प्रकार कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, यानी डिपेंड किस पे हुआ, कीमत पे। कीमत कम है तो वस्तुओं की पूर्ति भी, उत्पादन भी कम किया जाता है, और जैसे जैसे लगता है कि पूर्ति बहुत है, यानी बाहर बहुत सारी चीज़ें निकल रही है, तो वो अपने उत्पादन की मात्रा को भी और अधिक बढ़ा देता है। ये वस्तु की कीमत के ऊपर निर्भर करता है। तो अभी हमने पढ़ा पूर्ति को असर करने वाले परिबल। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं, आगे का हम कंटिन्यू कल करेंगे। आप लोग सब ये बैठ करके पूर्ति का जो हमने आज ये पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़ना, उसके बाद हम ये कल वापस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।